हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और ये आज का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बोला कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है। तो मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ पे मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्रेनियम। क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोला जाता है। और ये सिनेप्स क्या होता है? तो दो न्यूरॉन जो होता है, दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और सेरिबरम क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग सेरिबरम का ही होता है और इसे बोला जाता है बुद्धि के लिए, चेतना के लिए, जो भी सोचने समझने की जो भी क्षमता होती है, स्मरण करने की कोई भी चीज को, सब सेरिबरम का कार्य है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मानव का मस्तिष्क है। इसमें आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अंदर का ये जो पार्ट आपको यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ये सब क्या है? ये है मस्तिष्क है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही है क्रेनियम। क्रेनियम, यही है क्रेनियम। तो मानव का मस्तिष्क जो है एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, इसी बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम। आगे बोला कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। बोला मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाली उत्तक होता है, जिसका कार्य सोचने का, वो उत्तक का क्या नाम है? तो पेशी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। इसमें सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। क्या आंसर होगा? तो तंत्रिका उत्तक। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? परमस्तिष्क के से, अनुमस्तिष्क से, या पॉन्स या मेडुला से। तो मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। सही आंसर मेडुला। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, कुछ ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा जो एक बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसे बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। और ये आपको जो बीच वाला ये पार्ट दिख रहा है, इसे बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है, ये सब मिला करके बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। यानी मानव के मस्तिष्क तीन हिस्सों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। और आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, पश्च मस्तिष्क में ये तीन भागों से मिलकर बना है, एक सेरिबेलम, और सेरिबेलम को ही बोला जाता है अनु मस्तिष्क। अनु मस्तिष्क, सेरिबेलम को सेरुबेलम, यहाँ पे इसको इस हिस्सा को बोला पोन्स। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे बोला गया मेडुला। मेडुला आगे चल के देखिए स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेडुला से ही स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु निकल रहा है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बोलेगा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? बोला कौन सी अनैच्छिक क्रिया? अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब हो गया वैसा क्रिया जो हमारे इच्छा अनुसार ना हो, उस क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो बोला इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है? तो ये बमन, बमन का मतलब होता है उल्टी, उल्टी करना। बमन मतलब उल्टी हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उल्टी हो गया, ये लार आना हो गया, ये धड़कन का धड़कना, ये हमारे इच्छा में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि अपने अनुसार ये होता है। और अनैच्छिक क्रिया कौन क्या नहीं है? तो ये चबाना। अगर हम किसी चीज को चबा रहे हैं, इसका मतलब वो अपने इच्छा के अनुसार चबा रहे हैं। नेक्स्ट, दो न्यूरॉन के मध्य स्थान को कहते हैं, लेकिन दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक न्यूरॉन और एक नीचे एक न्यूरॉन, यानी कि दो न्यूरॉन है यहाँ पे। न्यूरॉन को ही बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच के स्थान, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम को बोलते हैं अनु मस्तिष्क। और ये सेरिबरम जो होता है, इसे बोला जाता है प्रमस्तिष्क। ये है प्रमस्तिष्क। और
क्रेनियम क्या है? तो जिसके अंदर मानव का मस्तिष्क बंद होता है, क्रेनियम। और ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम है ये। ब्रेन स्टेम दो भाग मिलकर के बनता है, एक होता है पॉन्स, एक मेडुला। मेडुला, इसे ही बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी कि मस्तिष्क स्टेम जो होता है दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय के स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्लकोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है, ये किसका हिस्सा है? यानी कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, ये जो पश्च मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क जो है ये दो पार्ट मिलकर के बना होता है। एक को बोला जाता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, जिसे बोला जाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम दो पार्ट में बटा होता है, इसे बोला जाता है पॉन्स और मेडुला। यहाँ पे आप बता सकते हैं देख करके कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम जो है ये कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सही आंसर गो नंबर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? यानी संवेदीग्राही नहीं है। संवेदीग्राही का मतलब होता है कोई भी संवेदना को ग्रहण करना। तो ग्रहण करने का कार्य कौन सा अंग का है? तो आंख का अंग, हाँ, आंख का कार्य है। कान का भी सुन करके कोई भी चीज को ग्रहण करता है, आंख देख करके करेगा। और नाक क्या करेगा? तो सुन करके कोई भी संवेदना को ग्रहण करता है। लेकिन ये दिमाग ऐसा नहीं है। यानी कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो दिमाग संवेदनग्राही नहीं है या संवेदीग्राही नहीं है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। और ये नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है वृक्क के अंदर पाया जाता है, और नेफ्रॉन को बोला जाता है यानी कि वृक्क का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ये सेरिबरम क्या है? परमस्तिष्क बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्तिष्क के लिए सेरिबरम ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक न्यूरॉन का फोटो है, तंत्रिका कोशिका का एक फोटो है। और यहाँ पे आप सबसे बीच में आप जो देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और ये केंद्रक है, और ये जो आप ये सब हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये सब हिस्सा इसे बोला जाता है साइटन या सोमा, यानी कि इसको सेल बॉडी बोलते हैं। इसको बोला गया साइटन यानी कि कोशिकाएं। और आगे ये साइटन देखिए, आगे प्रवर्ध के रूप में जैसे जैसे करके कुछ निकला हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना? इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोल देंगे? डेंड्राइट्स इसको बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाएगा? एक्सॉन बोला जाएगा। और ये आपको ये सब जो बॉक्स बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है माइलिन शीथ। न्यूरॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, और कोई भी संवेदना को न्यूरॉन जो है डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण करता है, और यहाँ से नीचे की ओर आता है, एक्सॉन होते हुए दूसरा न्यूरॉन कोशिका तक ये पहुंचता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। बोला न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाएगी, अभी तुरंत डिस्कस किए थे, डेंड्राइट्स के द्वारा जानकारी हासिल की जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो इसको बोला जाएगा न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। अगर पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये हो जाएगा अंडाशय, जो मादा बॉडी में पाया जाता है। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका के बारे में बात करेगा, इसे बोला जाता है शुक्राणु। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो ये होता है 1.4 kg। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे बोला जाता है लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? तो इंसुलिन के कारण, है ना? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? यानी कि रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? यानी रुधिर चाप को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल। एड्रीनल, एड्रीनल से एड्रीनेलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है ना? और ये रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को, बीपी को नियंत्रित करता है। तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है, तो ग्वाइटर रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कमी से। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर या घेघा रोग हो जाता है।
अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि अपटू ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसे चाहिए सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस, तीनों चीज चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है, ये स्रावित होता है ब्रीफन से। टेस्टोस्टेरोन ये एक है नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और ये स्रावित होता है ब्रीफन से। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहीं से इसी से निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण सिर्फ मेल बॉडी में यानी कि नर बॉडी में ही होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में तरह तरह का जो परिवर्तन होने लगता है किशोरावस्था आने के बाद, तो वह जो है किसके कारण होता है, तो शरीर में, मानव शरीर में हार्मोन बनने लगता है। नाम क्या है एक का, टेस्टोस्टेरोन, इसे बोला जाता है नर हार्मोन। और एस्ट्रोजन, इसे बोला जाता है मादा हार्मोन, मादा हार्मोन। इसके कारण ही शरीर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि क और ख दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण शरीर में परिवर्तन होने लगता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसे पीयूष ग्रंथि को कहा जाएगा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, और पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, कि ये सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है, इसे बोला जाता है वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन है, शरीर के ग्रोथ में, वृद्धि में भूमिका निभाता है। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत किसे कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है हार्मोन को, हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रीनेलिन, इसे कहेंगे एड्रीनेलिन को आपातकाल का हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन को आपातकाल का हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि अगर अचानक कोई कुछ सामने आ जाए जिससे कि इंसान डर जाए, डरने के बाद आप देखिएगा कि हृदय की धड़कन धड़कन क्या होता है, तो तेज हो जाता है। धड़कन क्या होता है, तो तेज हो जाता है। तो धड़कन तेज होता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता कौन है, तो एड्रीनल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रंथि कौन सा ग्रंथि कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जो देखें, यहाँ ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये है थायराइड ग्रंथि, ये है पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ पे होता है कंठ में। और ये है एड्रीनल ग्रंथि, यहीं से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और ये किडनी के ऊपर जो आप ऐसे दिख रहा है, ये यही क्या है, यही है एड्रीनलिन हार्मोन निकलने का स्थान, और इसे बोलते हैं पेंक्रियाज। और ये है अंडाशय, जो कि केवल मादा बॉडी में पाया जाता है, अंडाशय। और ये है टेस्टिज, जो कि नर बॉडी में पाया जाता है। टेस्टिज से ही टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन, इसका आंसर गैस्ट्रीन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं नलिका विहीन, नलिका विहीन, यानी कि नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं होती है, इससे बोला गया अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में इसमें नलिका नलिका होती है। नेक्स्ट, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, एंड्रोजन है नर हार्मोन। अगर पूछेगा कि मादा हार्मोन क्या है, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन, एंड्रोजन नर हार्मोन। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन ये कौन सा है, इसे बोला गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब मानव हार्मोन है। अगर बात करेंगे पादप ऑक्जीन का, तो ये इंपॉर्टेंट 5 गो होता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं एग्जाम में। इसे बोला गया ऑक्जीन, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, और बोला गया साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और एक होता है
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एक और होता है, इसे कहा जाता है एथिलीन। एथिलीन को ही बोला जाता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि का मतलब होता है कि ये अगर कोई भी पौधा, अगर ये पौधा अगर है कोई सा भी, है ना, कोई सा भी अगर पौधा है, इसमें जड़ होगा, तो जड़ जो है गति कहाँ करेगा? नीचे की ओर गति करेगा जड़, या ऊपर की ओर? सबको पता है कि जड़ जब भी गति करता है जमीन में, नीचे की ओर गति करता है। नीचे की ओर यानी कि गुरुत्वाकर्षण के दिशा में। इसे बोला जाता है गुरुत्वानुवर्तन। और प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है कि पौधा का हिस्सा प्रकाश की तरफ अगर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, और जल की तरफ गति करेगा तो जलानुवर्तन होता है। यह पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो यानी पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो ऑक्जिन। ऑक्जिन भी करता है और ये जिबरेलिन भी करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर। इसका सही आंसर होगा गो नंबर, को और ख दोनों, यानी कि पौधे के तने की लंबाई में ऑक्जिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन दोनों का काम होता है। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? तो एक हार्मोन है जिसके प्रभाव से पत्तियां भी मुरझा जाती है, उसे बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, आप देख सकते हैं, ये एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्जिन पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीटोनिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव का हार्मोन है। और इसका ऑक्सीटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कि ये प्रसव के दौरान महिला में गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, और बच्चा पैदा हो जाने के बाद दूध की प्राप्ति जो होता है अस्तन के द्वारा, तो अस्तन में दूध को बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीटोनिन। ऑक्जिन है, तो ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है, और ये हार्मोन में कौन सा हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो बोला कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ये पेप्सिन पादप हार्मोन नहीं है, एड्रिनिल नहीं है, ऑक्जिन है। क्या है इसका सही आंसर? ऑक्जिन पादप हार्मोन है। बाकी टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो ये है नर हार्मोन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक किसमें होता है? ये परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों। ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों सही आंसर। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका दीर्घन के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होती है? ऑक्जिन, यानी कोशिका में वृद्धि करवाता है, कोशिका में दीर्घन कराता है ऑक्जिन हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? पत्ती सब इसके दो कारण क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाता है, तो यानी कि कोशिका का विगलन, कोशिका को गला देता है, विगलन कर देता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन से। किससे नियंत्रित किया जाएगा? एथिलीन से। और इसी को बोला जाता है एसिटिलीन। और ये एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। चलिए अब क्लास खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।